और क्या क्या लैंड सेटलमेंट वगैरह देखा था, जिससे प्रॉब्लम्स भी आई कुछ। अब थोड़ा और बैकग्राउंड में जाके एक चीज देखते हैं। जब सबसे पहले सुदर्शन शाह पहला किंग था टेरी का, और सुदर्शन शाह के जाने के बाद उसका कोई लीगल सन तो था नहीं। तो भवानी शाह जो आया, भवानी शाह, भवानी शाह लेजिटिमेट नहीं था, नॉट अडॉप्टेड। वो ही वॉज ए लीगल सन ऑफ सुदर्शन शाह फ्रॉम ए क्षत्रिय वाइफ। तो ये लीगल सन वैसे नहीं माना गया। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने डाउट किया था भवानी शाह की लेजिटिमेसी में, कि ये दिल्ली जो टिहरी के दरबार में है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होने लग गया। तो भवानी शाह का जो लीनेज की बात आती है कि ये प्योर क्षत्रिय है या नहीं, ये कुछ बैकग्राउंड थे इसके कि अब इस चीज का आउटकम, जैसे हम कुछ 1857 से पहले आउटकम्स देखते हैं कि जब राजा सुदर्शन शाह जब डेथ हुई, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टेट को, इवन सुदर्शन शाह चाहता था कि ब्रिटिशर्स ले ले, मतलब लेफ्ट टू ब्रिटिश आफ्टर हिज डेथ। बट फाइनल आउटकम में यही था कि राजा ने हेल्प की थी ब्रिटिश की 1857 में। और 1859 में स्टेट टेक्निकली तो लेफ्ट हो गया था, लेकिन भवानी शाह को अलाउ कर दिया था सक्सेशन के लिए विथ ब्रिटिश सपोर्ट। अब जब सेकंड देखते हैं हम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857। इसमें राजा सुदर्शन शाह ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। राजा सुदर्शन शाह सपोर्टेड ब्रिटिश। वाई सपोर्टेड ब्रिटिश? क्योंकि उसे डर था कि इंसर्जेंसी वहां पे भी ना हो जाए। और उसके बाद रिक्रूटमेंट भी ऑर्डर किया था, ऑर्डर्ड रिक्रूटमेंट एंड अलाउंसेस देना, सोशल वर्क स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्ट किया था। इवन इसने डिप्लॉय किए थे आर्म्ड गार्ड, 200 आर्म्ड गार्ड बिटवीन देहरादून एंड मसूरी, ब्रिटिश रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉयड 200 आर्म्ड गार्ड टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश ब्रिटिश रिफ्यूजीज। ब्रिटिशर्स ने इवन प्लान किया था कि उसे बिजनौर देने का एज ए फ्यूडिटरी, बट राजा को चाहिए था देहरादून और श्रीनगर, उसकी जो एंसेस्टर कैपिटल थी। इवन ये मैटर था उसके बाद जब 1857 के बाद इन्होंने बिजनौर ऑफर किया था सुदर्शन शाह को, बट वो जो एंसेस्टर उसकी श्रीनगर और देहरादून उसको चाहिए था। बट मैटर ड्रॉप हो गया आफ्टर डेथ ऑफ सुदर्शन शाह। फिर सुदर्शन शाह के बाद ब्रिटिश स्ट्रेटेजी और टिहरी टिहरी गढ़वाल, ब्रिटिश स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग टिहरी गढ़वाल क्या थी एंड टिहरी गढ़वाल। ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट किया, यूज्ड इनडायरेक्ट कंट्रोल। और इवन एनेक्सेशन का भी थ्रेट देते रहे हो बार बार, बिकॉज अब्सेंस ऑफ मेल हियर। तो राजा सुदर्शन शाह भी इस चक्कर में थोड़ा लॉयल रहा, थ्रेट ऑफ अनेक्सेशन।
और इसी चक्कर में क्या राजा सुदर्शन साधु था हमेशा लॉयल रहा ब्रिटिशर्स के लिए, लॉयल ड्यू टू रिस्टोरेशन ऑफ हिज लॉस्ट टेरिटरी एंड जो राजपूत कोड होता है लॉयल्टी का। और इवन जब रिवोल्ट के लिए जो नजीबाबाद के नवाब का भी प्रपोजल आया था सुदर्शन शाह के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश, बट इसने रिजेक्ट कर दिया। लॉयल ड्यू टू इसको अपने ओल्ड जो ओल्ड जो स्टेट्स थे लाइक ओल्ड कैपिटल्स श्रीनगर देहरादून ये चाहिए था। तो राजा सुदर्शन ये कह सकते हो कि रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट टेरिटरी एंड राजपूत कोड ऑफ रॉयलिटी, जो एक वादा करने वाली चीज होती है, राजपूत कोड कोड ऑफ लॉयल्टी एंड रिजेक्टेड नवाब ऑफ नजीबाबाद, नजीबाबाद proposal to revolt against British। फिर धीरे धीरे डिस्टरबेंसेस स्टार्ट हुआ रवाई जैसे रीजन में, रवाई रीजन। एंड इसके भी कुछ रीजंस थे, थोड़ा पहले वैसे देख लेते हैं, फिर हम दो चीजों को, एक श्रीदेव सुमन हो गया, प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, और रवाई, इनको डिफरेंटली भी पढ़ेंगे, रीजन एंड डिस्टरबेंसेस। तो रवाई का कल्चरल लिंक है जौनसार एंड देहरादून के साथ, कल्चरल लिंक विद जौनसार एंड देहरादून। इवन ट्रांसफर्ड टू, ये बाद में जब कैपिटल शिफ्ट हुई, मतलब जब सॉरी जब रवाई ट्रांसफर हुआ टिहरी गढ़वाल को इन 1815, बट अनरेस्ट यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू था, ट्रांसफर्ड टू टिहरी इन 1815 बट अनरेस्ट कंटिन्यूस। तो ब्रिटिशर्स ने रवाई रीजन को एक डिस्टर्ब जोन डिक्लेयर किया हुआ था, अनरेस्ट कंटिन्यूड। इस चक्कर में जो रवाई रीजन था उसे डिस्टर्ब जोन ही डिक्लेयर किया गया था, डिस्टर्ब जोन बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स। अब जब 1833 में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ देहरादून थे उन्होंने रिकमेंड किया ब्रिटिश रूल, लेकिन इग्नोर कर दिया गया। और जब 20th सेंचुरी में ये अपने जो रिजेंटमेंट थे वो पीक पे गया, पीक पे गया, जिससे फिर बाद में यहाँ पे वही जो रवाई और तिलाड़ी वाला इंसिडेंट होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था किस किस चक्कर में पहले प्रॉब्लम्स थी। एडमिनिस्ट्रेशन टेरी गढ़वाल का देखा था, ब्रिटिश गढ़वाल की तरह उन्होंने मॉडल किया था, इवन डिवाइड किया था प्रधान ठोकदार कानून को, हेरिडेटरी ऑफिसेस थे, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड एंड पावर, रूरल पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज किया गया था। और कुछ रिफॉर्म मेजर्स किए थे, जैसे एग्रीकल्चरल बैंक बनाया था, अबॉलिशन ऑफ सिलबकारी, मतलब हरिजन सिलबकार सिलेवरी इन्होंने 1878 में किया था, फेमिन के लिए रिलीफ दिया था, शेल्टर वर्क किया था पुअर्स के लिए। बट एक फेलियर्स थी फॉरेस्ट पॉलिसी एंड कुली बेगार सिस्टम। अब कुली बेगार एंड जो फोर्स लेबर वहां भी पढ़ेंगे अभी कुमाऊं वाले रीजन पे, जो यहाँ के टाइप्स थे उसे देखते हैं। कुली बेगार एंड फोर्स लेबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हो गया कुली बेगार।
मतलब वही कि अनपेड लेबर फॉर ऑफिशियल्स ऑन टूर, फोर्स्ड अनपेड वर्क फॉर ऑफिशियल्स ऑन टूर। फिर उसके बाद कुली उतार। मतलब कुछ कंपलसरी प्रोविजंस थे कुलीज वाले। कंपलसरी कंपलसरी प्रोविजन ऑफ कुलीज। ये दो टाइप के थे, टू टाइप्स के थे। एक तो छोटी बरदाइश, एक बड़ी बरदाइश। छोटी बरदाइश एंड बड़ी बरदाइश। अब जो छोटी बरदाइश थी इसमें क्या था कि लगेज कैरी करना पड़ता था लोकल्स को फॉर स्टेट गेस्ट के लिए, और कुछ टैक्स बेस्ड जो एग्जेम्पशन था पॉसिबल होता था यहाँ पे। और जो बड़ी बरदाइश थी वो रॉयल हाउस होल्ड और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए थी। यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता था। तो हर फैमिली का, एवरी फैमिली हैड टू प्रोवाइड प्रभु सेवा 4 टाइम्स एन ईयर। ये कंप्लीटली अनपेड था। तो ये डिफरेंस है छोटी बरदाइश और बड़ी बरदाइश में। छोटी बरदाइश में लगेज कैरिंग फॉर कैरिंग फॉर स्टेट गेस्ट, कुछ इनमें टैक्स बेस्ड इंसेंटिव मिलते थे। बट जो बड़ी बरदाइश थी इसे प्रभु सेवा भी कहते थे, फॉर रॉयल हाउस होल्ड एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। एंड कोई एग्जेम्पशंस नहीं था। इवन इसे प्रभु सेवा कहते थे, प्रभु सेवा जो देनी पड़ती थी 4 टाइम्स इन ईयर। ये कंप्लीटली अनपेड था, अनपेड। अदर बर्डन जो थे उस टाइम पे, एक तो बुरा हो गया, फ्री ग्रेन्स जो देना था ऑफिशियल्स को, एक दस्तूरी अनरिकॉर्डेड जो कस्टमरी टैक्सेस था। तो इसका रिजल्ट रहा कि डीप इंजेंटमेंट अगर अमंग हिल पीपल्स कंबाइंड विद, एक तो ये था मास अपोजिशन इनका हो रहा था इस सिस्टम का, मास अपोजिशन। और दूसरा फॉरेस्ट लॉज जो उस टाइम के थे, लोकल्स के कस्टमरी राइट्स वगैरह छीन लिए थे। तो ये चीज एक क्रिएट किया डीप रिजेंटमेंट अमंग हिल पॉपुलेशन या हिल पीपल। अब देखते हैं कि अर्लियर फॉरेस्ट पॉलिसीज भी हमने देखी थी, कंजर्वेशन लॉज लॉज जो थे काफी हार्शली इन्होंने इम्पोज किए थे। फर्स्ट मेजर प्रोटेस्ट भी लगभग 1906 में एक बानगढ़ विलेज से हुआ था। तो विलेजर्स ने अटैक किया था उस टाइम पे जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स था। इवन उसके बाद कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए एंड नेशनलिज्म, जैसे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट तो मेन हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडो तिब्बतन ट्रेड पे था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। ट्रेड फेयर होता था काशीपुर में, वहां पे कॉमर्शियल मोटिव से होता था वो। फिर एक धीरे धीरे कुछ चीजें आई। 1906 में बाल सभा बनी, मंडल से बने देहरादून, इंस्टीट्यूशंस बने जैसे लाइब्रेरीज या स्कूल्स वगैरह। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से नेशनलिज्म और एंटी फ्यूडल जो सेंटिमेंट्स थे वो भी बढ़ गए थे। इवन मेजर डिमांड ग्रो होने लगी धीरे धीरे इंटीग्रेशन विद इंडियन यूनियन। डिमांड लास्ट यही होगी
इंटीग्रेशन विद इंडियन यूनियन। आप जब फिर थोड़ा लेटर अपराइजिंग्स वगैरह, अब कुछ पहले भी होते थे अर्लियर, जैसे प्रताप शाह के टाइम पे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, बसर रिवोल्ट हो गया। और फिर कीर्ति शाह का टाइम थोड़ा पीसफुल था। इवन थोड़ा फॉरेस्ट पॉलिसीज के लिए अपोजिशन होने लग गया था। इवन अब जो मेजर जो रिजल्टमेंट का सबसे बड़ा रिजल्ट रहा था, वो था पहला जो फॉरेस्ट अपराइजिंग से स्टार्ट हुई, फॉरेस्ट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। फर्स्ट फॉरेस्ट अपराइजिंग हुई चंद्र बदनी में। चंद्र बदानी, चंद्र 1906 में। तो ये लोकेट है चंद्रबदानी टिहरी से 14 किलोमीटर की दूरी पे। तो फॉरेस्ट यहाँ पे सर्वे हुए थे फॉर रिजर्वेशन के लिए, जो स्टेट पॉलिसी थी उनकी। तो रिजर्व पॉलिसी जो यहाँ था, जो ब्रिटिशर्स की रिजर्वेशन वाली पॉलिसी थी कि रिजर्व फॉरेस्ट में डाल दो, तो लोकल्स के राइट्स इस पे छिन जाए, तो वो सर्वे कर रहे थे। सर्वे फॉर रिजर्वेशन अंडर फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर इवन एक इवेंट हुआ जहाँ पे इमीडिएट जो ट्रिगर दिया इसे, 200 विलेजर्स ने अटैक किया विद आर्म, स्टिक्स एंड assembled at officials camp। ऑफिशियल्स कैंप। फिर विलेजर्स ने अपना क्लेम किया, अपने कस्टमरी राइट्स क्लेम्ड, कस्टमरी एंड फुल फॉरेस्ट राइट्स, फुल फॉरेस्ट राइट्स। इवन इन्होंने अपोज किया स्टेट का इंटरफेरेंस, इफ अपोज्ड स्टेट इंटरफेरेंस। फिर जब थोड़ा ये अग्रेसिव हो गया तो फॉरेस्ट कंजर्वेटर पे इन्होंने अटैक कर दिया। दे अटैक्ड विलेजर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेटर। वो तो काफी गन ब्रोक किया, 10 टोन या अब असॉल्ट, बट लास्ट में भाग गया था। इसके बदले में स्टेट का रिस्पॉन्स भी रहा, जो राजा ने अपना ब्रदर भेजा विच आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन फेल ही हुआ वो चीज। तो इवन विलेजर्स मोबिलाइज हुए, नियर बाय विलेजर्स के भी, जो लगभग 3,000 करीबन में हो गया था। तो राजा ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स से मिलिट्री हेल्प ली। तो ब्रिटिशर्स का स्टैंड क्या रहा, उन्होंने मना कर दिया था यहाँ पर इंटरवेंशन करने के लिए। और उन्होंने, उनको ये डर था कि राजा का प्रेस्टीज जो है वो लॉस हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये थोड़ा थोड़ा करके एक ग्रेजुअली उसको सबसाइडेड किया, और यहाँ को इसको शांत करने का ट्राई किया। बट इससे क्या हुआ ना, अगेन जो मेजर है, जो हमेशा पिछले बार एक ही पेपर में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, वो था रवाई इंसिडेंट, और जिसे बोलते हैं डांडक, रवाई डांडक इंसिडेंट्स, रवाई डांडक इंसिडेंट। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस लिए ये हुआ, और क्या क्या था पूरा अपने मेंस के फॉर्मेट में। जैसे इंट्रोडक्शन, अगर रवाई पे क्वेश्चन दोबारा आ गया तो इंट्रोडक्शन आप नॉर्मल ये देख सकते हो कि रवाई इंसिडेंट इज वन ऑफ द
most violent episode of most violent episode most violent episodes of forest waste popular resistance in the history of popular resistance in the history of British no, sorry, princely state of टिहरी इसका ईयर 1930। तो आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इट रिप्रेजेंटेड द सेकंड मेजर वेव ऑफ फॉरेस्ट अनरेस्ट आफ्टर चंद्रबदनी अपराइजिंग with 1906 and coincided with civil disobedience movement coincided with civil disobedience movement जो 1930-31 में चला। तो ये इंसिडेंट ने एक्सपोज किया ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज और डेस्पोटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अब्सेंस ऑफ सिविल राइट्स जो प्रिंसली स्टेट में था। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड एंड कॉजेज बैकग्राउंड एंड कॉजेज जो फर्स्ट है, आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे एक्सप्लॉइट किया गया लोगों को। कि पहले तो रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो उनका जो ग्रेजिंग राइट्स थे, ग्रेजिंग राइट्स, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड टिम्बर, फ्यूल वुड टिम्बर जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे उनको कैसे डिप्राइव किया गया। फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हो कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ट्रीटेड विलेजर्स विद कंटेम्प्ट एंड कॉशन। एक फॉरेस्ट अथॉरिटीज को एक रिप्लाई ये था कि द स्टेट विल नॉट बियर एनी लॉस ओइंग टू एनिमल्स, रोल देम डाउन द हिल्स। ये एक फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने उनके लिए बोला था कि बस फॉरेस्ट से ज्यादा उनके लिए वो कुछ नहीं। फिर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरोगेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एरोगेंस, excessive power to officials like power to officials like दीवान चक्रधर जयाल जो मेन था। ये बाद में यही फायरिंग करता है, चक्रधर जुयाल। एंड डीएफओ जो था पद्मदत्त रतूरी, डीएफओ पद्मदत्त रतूरी। इवन पीजेंट्स के लिए कोई ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी नहीं था। तीसरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ चीजें थी। मास अवेयरनेस, जो राइज ऑफ मास अवेयरनेस ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
एंड ग्रोइंग प्रेस का क्रिटिसिज्म, ग्रोइंग प्रेस क्रिटिसिज्म एंड फॉरेस्ट अनरेस्ट बिकेम ए चैनल फॉर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। फिर अब हम जो कैसे जो कोर्स हुआ, जो रवाई इंसिडेंट हुआ, कोर्स ऑफ रवाई इंसिडेंट, काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बना रहा हूं ताकि आप भूलो मत बस। कोर्स, इसमें पहले तो लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग थे, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, विलेज लीडर्स थे, जो लीडर्स लाइक हीरा सिंह, दयाराम एंड बाजीराम, लाइक हीरा सिंह, दयाराम एंड बैजराम, सॉरी बैजराम। फिर यहीं पे आजाद पंचायत की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ आजाद पंचायत। मतलब यही था कि एक पैरेलल गवर्नमेंट वाला मॉडल इन्होंने स्टार्ट किया, इवन इस्टेब्लिशमेंट किया पैरेलल गवर्नमेंट का, जिसे इन्होंने पंच सरकार कहा। ये था नेपालीज मॉडल पे, गोरखा वाला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद पंचायत या पैरेलल पैरेलल गवर्नमेंट कॉल्ड पंच सरकार। ये था नेपालीज मॉडल पे। और जो हीरा सिंह था, उससे बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट। हीरा सिंह, हीरा सिंह पीएम के इक्विवेलेंट बनाया गया था। अब हमने जस्ट एक फेज देखा कि कैसे फिर भाई सरकार थे, इवन जो इसे तिलाड़ी भी बोलते हैं, रवाई बोलते हैं, ढांडक भी बोलते हैं, लेकिन जो तिलारी इसलिए क्योंकि जो हेडक्वार्टर था, इन्होंने जो आजाद पंचायत, जो पैरेलल गवर्नमेंट का आपका हेडक्वार्टर था, वो था तिलारी विलेज, हेडक्वार्टर। फिर एस्केलेट कैसे हुआ मूवमेंट, एस्केलेशन ऑफ मूवमेंट, एस्केलेशन ऑफ मूवमेंट। पहले तो जो लोकल्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया न्यू फॉरेस्ट बाउंड्रीज को, रिजेक्टेड न्यू फॉरेस्ट बाउंड्रीज एंड जो विलेजर्स ने क्या, इवन रिजर्व फॉरेस्ट में 1930, 20 मई 1930 को आग लगा दी थी। विलेजर्स फायर, सेट फायर ए पार्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। फिर स्टेट, जो स्टेट ने लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था, और विलेजर्स ने उनका भी रेस्क्यू कराने का ट्राई किया था। फिर अब तीसरा जो फेज है वो देखते हैं स्टेट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, स्टेट रिस्पॉन्स एंड कैसे वायलेंस हुआ।
तो पुलिस फायरिंग हुई पहले तो। इवन 20 मई 1930 को इन्होंने विलेजर्स ने जब रिजर्व फॉरेस्ट को आग लगाया, तो इसी के 6 दिनों बाद 26 मई को पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 विलेजर्स मारे गए। फिर आर्मी सेंट हुई रवाई को। आर्मी सेंट टू रवाई। ये हुआ 2-3 दिन के बाद ही, 29 करीबन में आर्मी सेंड की गई रवाई को। एंड विलेजर्स ने विलेजर्स को लूटा गया, लोगों को ब्रूटलाइज करके यहाँ पे फिर मारा गया। विलेजर्स लूटेड एंड पीपल ब्रूटलाइज्ड। फिर था वही डे, इस डे को आज भी काफी याद किया जाता है। इवन जिसको हम रवाई मैसेकियर या रवाई ढांडक बोलते हैं, वो था 30 मई 1930। उस दिन एक तो इसी को तिलारी इंसिडेंट कहते हैं, आजाद पंचायत की एक मीटिंग चल रही थी तिरारी विलेज में। और जो आर्मी सराउंडेड वहां पे, आर्मी ने जो आजाद पंचायत चल रही थी उसको पूरा घेर लिया। आर्मी सराउंडेड आजाद पंचायत। फायर ऑर्डर्ड अंडर दीवान चक्रधर जुयाल। फायर ऑर्डर्ड अंडर दीवान चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल। और विलेजर्स ने इवन जंप कर दिया था यमुना रिवर्स पे टू सेव। विलेजर्स jumped to jumped into यमुना रिवर टू सेव लाइव्स। और लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। इवन जो भाग रहे थे उन्हें गोली मार दी गई थी। और डेड बॉडीज को स्टोन के साथ टाई करके उनको नदी में फेंक दिया गया था। काफी ब्रूटल था। लीडर्स अरेस्टेड एंड डेड बॉडीज टाइड विद स्टोन एंड थ्रोन इनटू द रिवर्स। तो इस ब्रूटिलिटी को ही बोलते हैं रवाई मैसेकियर, और जो रवाई ढांडक है। फिर इसके आफ्टरमैथ क्या हुआ कि कैसे जो और भी रिप्रेसिव के तरीके इन्होंने अपनाए, मास अरेस्ट हुए, कॉन्सिक्वेंसेस लेटर जो हुए, लीगल एंड, पहले तो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेशन, जिसमें मास अरेस्ट किया गया एंड डिनाइल ऑफ लीगल असिस्टेंस भी उनको डिनाई कर दिया गया। इवन जो सेंटेंसेस उन्हें हुई वो करीबन 1 से 20 साल तक के लिए। इवन 15 prisoners died in jail। जेल। और एक एग्जाम्पल थे इसमें, बालम सिंह राणा। इनको 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट किया गया और फाइन किया गया सेडिशन के लिए। फिर दूसरा इन्होंने जो मेजर्स अपनाए, प्रेस को पूरा सप्रेस कर दिया। सप्रेशन ऑफ प्रेस। न्यूज़पेपर जो गढ़वाली था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया दीवान चक्रधर जुयाल को
न्यूज़पेपर, गढ़वाली, क्रिटिसाइज्ड, चक्रधर जुयाल, या दीवान लिख दो। इवन जो एडिटर विशंबर दत्त चंदोला जो थे उस टाइम पे गढ़वाली के, उन्होंने अपोलॉजी नहीं की थी, उसके बाद उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया था और 1 ईयर के लिए जेल कर दिया गया। एडिटर विशंबर दत्त चंदोला एडिटर थे जो गढ़वाली के, उनको कन्विक्ट किया गया एंड जेल्ड, कन्विक्टेड एंड जेल्ड। फिर पब्लिक रिएक्शन क्या रहा, इवन इसको जलियांवाला बाग करके भी टर्म किया गया, काफी नेशनल इमेज डाउन हुई यहाँ से। पब्लिक रिएक्शंस क्या थे, इसको बोला गया दीवान का निकनेम खूनी और मर्डरर करके निकनेम दिया गया, दीवान निकनेम मर्डरर, खूनी। और काफी प्रोटेस्ट मीटिंग्स हुए, इवन जो ब्रिटिश गढ़वाल था वहां पे भी प्रोटेस्ट मीटिंग्स इन ब्रिटिश गढ़वाल, इन ब्रिटिश गढ़वाल। उसके बाद इंसिडेंट को इमोर्टलाइज किया गया गढ़वाली फोक सॉन्ग्स पे, इंसिडेंट इमोर्टलाइज्ड, काफी फोक सॉन्ग्स में इसे दिखाया गया है, बाइस्ड इन गढ़वाली फोक सॉन्ग। अब पूरा इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा, तिलाड़ी इंसिडेंट्स का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पहले तो क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, डिमोन्स्ट्रेटेड ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक फॉरेस्ट प्रोटेस्ट टू पॉलिटिकल रेसिस्टेंट। अभी तक केवल फॉरेस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब पूरा पॉलिटिकल रेसिस्टेंस होने लग गए। ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक रेसिस्टेंस टू पॉलिटिकल रेसिस्टेंस। ये भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक फॉरेस्ट प्रोटेस्ट टू पॉलिटिकल असिस्टेंस। इवन जो प्रिंसली स्टेट को एक बेनिवोलेंट डेस्पोट जो होता है वैसे ही इनको दिखाया गया। ब्रिटिशर्स का सपोर्ट जो प्रिंसली स्टेट के लिए रिप्रेशन के थ्रू था उसको एक्सपोज किया गया। इवन ये एक प्रिकर्सर बना, बिकेम ए प्रिकर्सर फॉर, या टू प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट। और इवन ये इसने लिंक किया फॉरेस्ट स्ट्रगल्स विद नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, लिंक्ड फॉरेस्ट स्ट्रगल्स विद नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। और फर्दर इसने इंक्रेज किया नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, और मर्ज के जो इंडिया के साथ टिहरी को मर्ज करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो प्रजामंडल मूवमेंट ही था उसके लिए एक प्रिकर्सर बना और लोगों को काफी वो किया, अवेयर किया।
अ, तो फिर कंक्लूड कर सकते हो कि रवाई इंसिडेंट वाज नॉट merely a foreign dispute but a symbol of popular resistance against feudal absolutism and colonial supported princely state। इस टाइप से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। 2 बार ये पिछले बार मेंस में आया है